जब पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया की बात की जाती है, इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम, दैट हाउ द पब्लिक एंटिटी जनरेट देयर रेवेन्यू एंड हाउ दे डिस्बर्स दैट रेवेन्यू इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब कि एक जो गवर्नमेंट एंटिटी होगी, उनके पास जो मनी है या पैसा, वो उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से वो पैसा जनरेट करते हैं और किस तरह से वो पैसा जनरेट करते हैं, और साथ ही साथ वो फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का, वो कहाँ पे कैसे किस तरह से करते हैं, वो सब चीजें आज हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा वित्तीय जो क्षेत्र है सरकार का, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से वित्तीय जो जरूरतें हैं पूरी करती है सरकार, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस गेट्स द रेफरेंसेस इन द एंशिएंट ट्रेटाइज दैट इज अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य which cover treasury sources of revenue accounts and audits in very details। अगर हम बात करें जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य थे, चाणक्य के नाम से भी जिनको जाना जाता, तो एंशियंट इंडिया में भी उन्होंने इसके बारे में रेफरेंसेस दिया था कि भाई जो हमारी स्टेट होगी उनके पास अपना प्रॉपर एक ट्रेजरी होनी चाहिए, जहां पे वो अपने सारा का सारा जितना भी धन है, रेवेन्यू है, वो इकट्ठा करके रख सके फॉर अनसर्टेनिटी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे देश में जो बनाया जाता है, दैट इज अवर बजट, जो कि अभी हाल फिलहाल में 1 फरवरी को आया है हमारा बजट, न्यू बजट। ठीक है, तो उस बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं वो क्या रहते हैं? द बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो बजट होगा, बजट में हम क्या करेंगे, जो सरकार की रेवेन्यू है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू प्लस जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि एक साल के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, दैट इज 1 ईयर, एक साल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किस क्षेत्र में कितना एक्सपेंडिचर करेगी, और सरकार के जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि जहां से वो पैसा अर्न करेगी, वो कौन कौन से रहने वाले, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, जो गवर्नमेंट है जहां से इनकम जनरेट करेगी। तो दिस इज द बिग पॉइंट हियर टू डिस्कस विद द बजट। ठीक है, तो इंडिया इज द फेडरल इकोनॉमी, कि वही हमारी जो इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम हो, दैट रन्स ऑन द फेडरल सिस्टम। ठीक है, हेंस द पब्लिक बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू सबमिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज यूनियन बजट अंडर आर्टिकल 112। ये याद रखना, ठीक है, जो ये आर्टिकल है 112, आर्टिकल 112 के माध्यम से हम एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टू द पार्लियामेंट। ठीक है, किसमें, जब हम पार्लियामेंट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज टू सबमिट द सेम फॉर द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 202। ये स्टेट के लिए 202 आर्टिकल है और केंद्र के लिए 112 आर्टिकल है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स अ बजट कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 वे। तो जो बजट होगा हमारे पास, वो 2 तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा एक रहेगा रेवेन्यू बजट, दूसरा रहेगा कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट की बात की जाती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है और उसका जो कहाँ कहाँ से, रिसिप्ट का मतलब है कहाँ कहाँ से में रेवेन्यू आ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। मोर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 6 इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि जो हमें रेवेन्यू टैक्स से आता है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं इनकम के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहेंगे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो कि टैक्स के बाहर के दायरे से आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन आल्सो बी कैटेगराइज इनटू प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन केस द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिट आर लोन्स, एडवांसेज एटसेट्रा, ऑन द अदर साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी कैटेगराइज इनटू द प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ जो डिवीजन है, टाइप्स ऑफ बजट है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जहां पे, ठीक है, रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू द क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, दे आर देयरफॉर टर्म्ड नॉन रिडीमेबल एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारे, कौन कौन सा आता है इसमें, पर्सनल इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास क्या आती है, कस्टम ड्यूटीज होगी, ठीक है, जीएसटी हो गया हमारा। तो ये सब हमारे टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि इन सब से हमें सरकार के लिए जो पैसा जनरेट होता है, तो उसको हम टैक्स रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं। दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि टैक्स के दायरे से बाहर है, जैसे कि जहां पे जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिविडेंड्स प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, फीस या अदर रिसिप्ट। यानी कि जैसे देखो ना, अगर आप, ऐसा नहीं है कि भारत ने ही लोन ले रखा है, ठीक है, भारत ने कई देशों को लोन दे भी रखा है, तो जो उस लोन के बदले जो पैसा वापस आता है एज ए इंटरेस्ट, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, टैक्स के बाहर नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो। ठीक है, तो क्योंकि ये किस किस बेसिस पे टैक्स आ रहा है हमें वापस, दैट इज कमिंग एज अ रीपेमेंट ऑफ द लोनिंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है,
इसमें it means revenue expenditure is expenditure incurred for purpose other than the creations of physical और financial asset of the government। ठीक है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। तो इसमें मोस्टली उन चीजों के बारे में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च करेगी। जैसे कि कुछ फिजिकल एसेट्स तैयार करेगी, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स तैयार करेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उसी को एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट्स क्लासीफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दो तरह से करती है। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास 5 ईयर प्लानिंग थी। ठीक है, तो अलग अलग से स्टेट के लिए अलग से प्लानिंग बनाई जाती थी, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से प्लानिंग बनती थी। ठीक है, बट अब प्लानिंग नहीं है, अब क्या नीति आयोग है। ठीक है, बट फिर भी हम प्लानिंग तो करती है, तो ठीक है, डिफरेंट वेज में करते हैं। देन आता है हमारे पास नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दस मोर इंपॉर्टेंट component of revenue expenditure is to cover a vast range of general, economic and social services of the government. So the main item of the non-plan expenditure are like interest payment। ठीक है, क्योंकि सरकार को जितना भी लोन लिया होता है तो वो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो यहाँ से नॉन प्लानिंग में जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती। ठीक है, फिर डिफेंस सर्विस में, सब्सिडी में, सैलरी में या पेंशन में, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा सरकार का हो जाता है, तो इसको हम नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, देन आता हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा क्या हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट। जस्ट वेट यशिका फॉर अ फ्यू मिनट, है ना। ओके सर। ओके, नाउ कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम। कैपिटल का मतलब क्या है, पूंजी। ठीक है, वो हमारे पास फिजिकल भी हो सकती है, और ठीक है दूसरी भी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि जो नॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जहां से डायरेक्ट पैसा आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो चीजें हमारे पास बनती है, जैसे एसेट वगैरह बनते हैं, तो उससे जो पैसा आता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय वे ऑफ लोन्स और फ्रॉम द सेल और ऑफ इट्स एसेट। मतलब एसेट का मतलब कि कुछ उनके पास बेचने के लिए था, उसको बेच के जो पैसा आ गया, तो उससे उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। सो लोन्स विल हैव टू बी रिटर्न्ड टू द एजेंसीज फ्रॉम which they have been borrowed, thus they create liabilities। sale of the government assets like sale of the share of a public sector undertaking। जैसे कि अभी पीछे वो जो आपका पहले अभी बताया जा रहा था कुछ समय पहले कि भाई जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल कर रही है प्राइवेट एंटिटीज के लिए, तो उसमें जो प्राइवेट एंटिटीज के लिए जो पैसा आना था वहां से, ठीक है, जैसे एयर इंडिया को बेचा है, ठीक है भाई, एयर इंडिया को बेच दिया, ठीक है, किसके लिए, प्राइवेट के लिए, अडानी के लिए बेच दिया, तो उस अडानी ने कुछ ना कुछ तो पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, जो पेमेंट आया होगा वो क्या कहलाएगा, उनका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। विच इज रेफर टू एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिस इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द government। All those receipts of the government which create liabilities or reduce financial assets are termed as capital receipt। That is also called as the provident fund and postal deposits, various small saving schemes and government's bond sold to the public। ये बहुत सारे ऐसी जो एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास जिससे वो जनरेट करती है अपने लिए कैपिटल। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो खर्चा कहाँ कहाँ कर सकती है। दिस इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लोन्स और एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या अदर कोई पार्टीज है। तो यहाँ इन सभी सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की, उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट बजट, जो हमारा बजट होगा वो तीन तरह से होता है, या तो वो बजट बैलेंस होता है, या सरप्लस में होता है, या डेफिसिट में होता है। तो जो भारत का बजट है वो ज्यादातर डेफिसिट बजट ही रहा है, ठीक है, हम कभी भी सरप्लस बजट पेश नहीं कर पाए अभी तक। तो बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है कि जहां पे जो रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, सिंपल, ठीक है, कि जो आपका टोटल रिसीट है दैट इज इक्वल टू द योर टोटल एक्सपेंडिचर, तो बैलेंस बजट होगा। सरप्लस बजट का मतलब है जहां पे आपका क्या होगा, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उसको हम सरप्लस बजट कहेंगे। और लास्ट डेफिसिट बजट, जहां पे रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर,
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट कहते हैं। सो बजटरी डेफिसिट, ठीक है, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज बजटरी डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट बाय वे ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि भारत में होता ही है कि भाई जितना उसको रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे ज्यादा भारत क्या करता है, भारत की जो गवर्नमेंट है वो खर्च कर लेती है। सो इट इनकर्स अ बजट डेफिसिट एंड इन रेफरेंस टू द इंडियन गवर्नमेंट बजट द बजट डेफिसिट इज ऑफ फोर टाइप, कि भारत में चार तरह का बजट डेफिसिट देखा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये अभी जो बजट आया तो उसमें भी निर्मला सीतारमण ने इन चारों बजट के ऊपर बात की है कि भाई ये हमारा रेवेन्यू की डेफिसिट कितना है, बजट डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, यानी कि टोटल आपने के पास कितना खर्च किया है और कितनी आपकी रिसिप्ट हुई है, ठीक है, उसको माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट रेफर टू द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो टोटल रिसिप्ट है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन है किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है, किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उनकी इनकम अर्निंग कम हो रही है, ठीक है। सो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट का मतलब है कि यहाँ पर जो बजट डेफिसिट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है, दोनों तरह से, रेवेन्यू भी और कैपिटल, जब ये दोनों चीजें हमारे पास कम हो, नेगेटिव हो, डेफिसिट में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट कहेंगे। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, जो फॉर्मूले हो गए वो लगभग सिमिलर ही टाइप से हो गया ना। प्राइमरी डेफिसिट की बात की जाती है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट में जो फिजिकल डेफिसिट है और दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट है, उसको फिजिकल डेफिसिट से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट शोज द रियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट बर्डन ऑन लोन्स टेकन इन दी पास्ट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो जैसे हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, ठीक है, उसको हम यहाँ से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें पता चले कि प्रेजेंट में हमारे ऊपर कितना बर्डन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, समझ आ रहा है यशिका ये चीजें, यस सर। ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, यहाँ पर क्या करना हमने, एक्सक्लूड द बोरोइंग, जो हमने बोरो किया है बाहर से उसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते, ओनली एंड ओनली कैलकुलेट करते हैं फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, उसका डिफरेंस होगा जितना भी, जैसे मान लो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 100 रुपीज है और टोटल रिसिप्ट हमारे पास 80 है, तो हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, 20 का फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। उसके बाद आता है फिजिकल रिसिप्ट, फिजिकल जो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू देयर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, ठीक है, तो इसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं मोटे मोटे तौर से। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस दैट आर डिजाइंड टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल, यानी कि हम जो बड़े स्तर पर आर्थिक विकास के जो एजेंडा है उसको अचीव करने के लिए सरकार जब अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को खर्च करती है कि किस तरह से उसको खर्च करना है, ठीक है, उसके लिए जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, राइट। तो ये वेरी इजी यस समझाई हिंदी मैंने। उसके बाद आता है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे पहले जो टूल्स की जरूरत पड़ती है दैट इज अवर टैक्सेशन, टैक्स ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द पीपल टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर देखो आप देश के पास काफी सारा पैसा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा पैसा, जैसे अंबानी अडानी ये सब, इनके पास लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन होती है, अरबों खरबों में होती है, तो वो उससे अब जो टैक्स लगाएंगे, गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर इनसे पैसा लेगी, तो इनके पास टैक्स में पैसा आ रहा है, क्या ऐसे अगर उनसे ऐसे मांगेंगे कि जी अभी गवर्नमेंट को थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो आप हमें पैसा दे दो, तो ऐसा कोई देगा पैसा गवर्नमेंट को, कोई नहीं देता। ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स देते हैं, एक स्लैब बनाया गया है, तो उस स्लैब के बेसिस पे टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा जाता है, तो जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट टैक्स से भी जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स से भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा जो टूल है पब्लिक फिजिकल पॉलिसी का, पब्लिक एक्सपेंडिचर रेजेस द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड देयर बाय एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, हेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रेज टू फाइट रिसेशंस एंड रिड्यूस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब जैसे महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो लोगों की क्या होगी, डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर लोग कम चीजों को खरीदना चाहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सरकार क्या करती है, सरकार लोगों के वेजेस इंक्रीज कर देगी, सैलरीज इंक्रीज कर देगी, जिससे उनकी क्या परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज करे। तो जब उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज करेगी, मार्केट में डिमांड इंक्रीज करेगी तो सप्लाई आएगी, सप्लाई आएगी तो हमारा क्या होगा, वहां पे जो रिसेशन है वो खत्म होगा, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर किया जाए क्योंकि न्यू फर्म एंटर करेगी काम करने के लिए, तो ये ऐसा चैनल चलता है। पब्लिक डेट की बात करते हैं, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज,
by floating a loans, there is a transfer of fund from the public to the government. At that time of interest payment, the repayment of public debt, funds are transferred from government to public. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कि भाई हम फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, प्राइस में स्टेबिलिटी यानी कि जो कीमत के स्थिरीकरण है, ठीक है, आर्थिक विकास करना, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि जो वेल्थ है कंट्री की वो कुछ फ्यू पीपल्स के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए। फिर एक्सटर्नल जो स्टेबिलिटी हम वो भी चाहते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, उसको हम स्थिर करना चाहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है, रीजनल बैलेंस के टैक्सेशन से, जैसे कि हमें पता है कि भाई कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ से क्या कि जो बहुत पुअर स्टेट है हमारी, तो उन पुअर स्टेट्स के लिए हम कहाँ से पैसा देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करती है। वो कहाँ से ट्रांसफर करेगी, जहाँ से रिच जो हमारी कंट्री स्टेट्स है, ठीक है, जैसे बेंगलोर एंड ऑल, ये जो जितनी भी अदर स्टेट्स है, ठीक है, तो वहां से पैसा आता है और वो हम कहाँ दे देते हैं, पुअर जो स्टेट्स है वहां पे हम इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमने फिजिकल पॉलिसी कवर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज आवर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है कि भाई जितनी भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना फाइनेंस कमीशन का काम रहेगा। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी सेट अप अंडर आर्टिकल 280। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया कि जो फाइनेंस कमीशन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 280 है भारत के संविधान में। एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1951 टू डिफाइन द फिजिकल रिलेशनशिप फ्रेमवर्क बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन स्टेट का भी होता है, फाइनेंस कमीशन सेंटर का भी होता है, ये भी याद रखना आप, है ना। अंडर आर्टिकल Yes, 280 of the Constitution, the Finance Commission to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the center and states every 5 year, ठीक है। हर 5 साल में ये अपनी स्टेटमेंट बताता है कि भाई टोटल जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी हमने इसमें नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, टैक्सेशन क्या है, तो उसमें कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में देख रेख करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एंड फाइनेंस कमीशन एम टू रिड्यूस द फिजिकल इम्बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो बिटवीन द स्टेट्स एंड इट प्रमोट इंक्लूसिवनेस। मतलब ये क्या है, समग्रता की बात करता है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम जो टेन्योर है दैट इज कि भाई 5 साल में वो एक बार इसको रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। एंड इट नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट 2 years बिफोर द पीरियड। एंड 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन सेट अप ऑन द नवंबर 2017। अब जो फाइनेंस कमीशन है दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एंड चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन दैट इज NK सिंह, ठीक है। तो ये हमने फाइनेंस कमीशन किया है यहाँ पे। तो इसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। इसको हम यशिका कल करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर, okay, sir. ठीक है, क्योंकि आज के लिए काफी हो जाएगा ये वाला चैप्टर। देख लेना आपने इसको एक बार, है ना। हमने आज क्या Yes, क्या sir. पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा जो आपका, एक तो हमने इसमें फाइनेंस कमीशन कवर कर दिया, फिजिकल पॉलिसी कवर कर दी, है ना, और दूसरा हमने इसमें Yes, sir. जो पब्लिक फाइनेंस कर दिया, पब्लिक फाइनेंस। तो 3 तरह के टॉपिक इसमें कवर हुए, ये याद रखना आप, है ना। Okay, sir. चलिए ठीक है यशिका, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है।